दोस्तों आदाब अर्ज है, मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। पेश है प्रोग्राम हेल्थ और हम। दोस्तों हमको सेहतमंद रहने के लिए अच्छे माहौल और अच्छी आबो हवा की ही नहीं बल्कि अच्छी ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है। एक हकीकत है कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए जैसे एक अच्छे जॉब की ज़रूरत होती है और अच्छा जॉब हासिल करने के लिए हमें दुनिया भर की मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए हमको किस किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत होती है हम जानने की कोशिश ही नहीं करते। नतीजा हम बीमार पड़ जाते हैं। हमें क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये जानना ज़रूरी है, वरना जिस तरह आज की हमारी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से या तो हम शुगर के जाल में फंस जाते हैं या दिल का रोग लगा लेते हैं या फिर मोटापे का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों लोगों ने यह भी कहा है कि जान है तो जहान है, ये भी कहा है कि तंदुरुस्ती हज़ार नियमतें हैं, फिर क्यों ना हम न्यूट्रिशन के बारे में जानने की कोशिश करें। न्यूट्रिशन हमको चुस्त व सेहतमंद रखने में मदद करता है और मोटापे और कई तरह की बीमारियों से भी दूर रखने में मददगार साबित होता है। न्यूट्रिशन हमारी सेहत को बरकरार रखने के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी फूड के ज़रिए सही मात्रा में न्यूट्रिशन लेते हैं तो आपको अपने जिस्म को पूरी तरह से फिट रखने में कामयाबी हासिल होगी। आज के इस प्रोग्राम में इसी पर चर्चा करेंगे कि हमको क्या खाना चाहिए कि हम बीमारियों से बच सकें। और इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं शहर के मशहूर न्यूट्रिलिस्ट जनाब सैयद ख्वाजा मोइजुद्दीन, और आप आबिद मोइज़ के नाम से भी ज़्यादा जाने जाते हैं। आपको हज़ारों मज़मून उर्दू अखबारात की ज़ीनत बन चुके हैं। आपने अलग अलग टॉपिक पर बेशुमार किताबें भी लिखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम डॉक्टर आबिद मोइज़ साहब के साथ हेल्थ और हम। सर खैर मकदम है हेल्थ और हम में आपका कि जिस तरह का लाइफस्टाइल आज हमारा हो गया है, भागती दौड़ती ज़िंदगी है, ऐसे में न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है। आज की जो भागती दौड़ती ज़िंदगी है जिसमें हमें ना तो हम वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर पा रहे हैं, ना ही अच्छी वो ग़िज़ा खा पा रहे हैं जो पहले कभी खाई जाती थी, ऐसे में न्यूट्रिशन का बार बार जिक्र होता है। इंटरनेट के माध्यम से हम देखते हैं, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं कि न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी हो गया है, लेकिन आम आदमी जो है वो न्यूट्रिशन को बहुत अच्छी तरह से जानता नहीं है, समझता नहीं है। तो बेसिक शुरुआत कर रहा हूँ मैं आपसे। सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि न्यूट्रिशन क्या है? आपने बहुत अच्छा इस प्रोग्राम के तारुफ में न्यूट्रिशन की अहमियत वाज़े कर दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि न्यूट्रिशन क्या है जो आपने सवाल किया है। न्यूट्रिशन साइंस की वो ब्रांच या शाख है जिसमें ग़िज़ा के मुतालिक मालूमात हासिल की जाती है। ग़िज़ा जो हासिल किया करते हैं कोई इंसान या हैवान, एनी लिविंग थिंग जो ग़िज़ा हासिल करती है वो अंदर जाके क्या होती है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है, और फिर वो इस्तेमाल होने के बाद उसका इखराज कैसे होता है, और फिर वो हमारे जिस्म पर क्या असरात मुरतब करती है। अच्छी ग़िज़ा के असरात भी अलग होंगे, ज़्यादा ग़िज़ा के भी असरात अलग होंगे, कम ग़िज़ाइयत के भी असरात होंगे। तो इस लिहाज से ये तमाम चीज़ें साइंस की जो स्पेशल ब्रांच है न्यूट्रिशन में आती है। अब ये न्यूट्रिशन इंसानों का भी होता है, जानवरों का भी होता है, प्लांट्स का भी होता है, हर एक का अलग अलग होता है। तो जो इंसानों के लिए है वो ह्यूमन न्यूट्रिशन है। और ये जो बेसिक साइंस है इसकी मालूमात आपने बहुत सही कहा कि हमको इसका इदराक और इसकी मालूमात होनी चाहिए, और ये बुनियादी चीज़ें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। अवर एनवायरनमेंट में, साइंस में हमारी ग़िज़ा के ताल्लुक़ से ये बताया जाता है। तो इन शॉर्ट इसका न्यूट्रिशन ये है कि ग़िज़ा जो आप हासिल करते हैं आपके प्लेट में जो आती है, आने के बाद से जो आप उसका इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कब खाएं, कैसे खाएं, ये तमाम चीज़ों का अहाता न्यूट्रिशन में किया जाता है। और इसके बारे में मालूमात हासिल करना बेइंतहा ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब मेरा सवाल ये है कि न्यूट्रिशन का जो हम जिक्र कर रहे हैं, जो रोज़मर्रा का खाना हम नॉर्मल खाना खाते हैं, रोटी हम खा रहे हैं, चावल हम खा रहे हैं, हल्का फुल्का लोग सैलेड ले लेते हैं या दाल वगैरह ले लेते हैं या दही वगैरह ले लेते हैं, क्या इन तमाम चीज़ों से न्यूट्रिशन की पूर्ति हो जाती है? इसलिए मैंने कहा ना कि दो नुकसानात हैं मौजूदा दौर के डाइटरी सिस्टम में, मौजूदा दौर के खाने के तरीक़े में दो नुकसानात, दो वजूहात के लिए की वजह से नुकसान हो रहा है। सबसे पहला टेस्ट। जी, आप टेस्ट के लिए अब आप देखिए नए नए टेस्ट दरियाफ्त हो रहे हैं। बेशक
वो टेस्ट जो हमने कभी देखे नहीं थे, नए नए टेस्ट दरियाफ्त हो रहे हैं। तो ये नए नए टेस्ट दरियाफ्त होने के लिए नए नए केमिकल्स बन रहे हैं, नए नए जो है सो वो चीज़ें वजूद में आ रही हैं। जैसा आपने अभी बताया कि वे प्रोटीन ये साइंस तरक्की करके आपको दे रही, तो आपको हथियार की तरह आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। साइंस को आपको इस्तेमाल करना चाहिए अपनी बेहतरी के लिए, हथियार की तरह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो टेस्ट की वजह से नए नए टेस्ट ला रहे हैं आप, उसकी वजह से कई केमिकल्स आने लग गई हैं, वो एक नुकसान हो रहा है। अब जब ये केमिकल्स आ गए हैं तो इनके नुकसान तो आपके बॉडी पे होंगे, जो आपको चाहिए नहीं वो चीज़ें आ रही हैं। अब फिर अब जो ग़िज़ा जो अवेलेबल है, फास्ट फूड्स यानी इंडस्ट्री बन गई है, तो इंडस्ट्री में शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, देखिए ग़िज़ा अगर आप खाना बनाते हैं सुबह का, शाम तक ख़राब हो जाता है, उसको 8-10 दिन रखना है, तो 8-10 दिन रखने के लिए वो केमिकल्स ऐड करेगा, प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं, और ग़िज़ा को खुशनुमा बनाने के लिए कलरिंग एजेंट्स ऐड करेगा। ये वो जो ऐड हो रहे हैं वो फ़ायदे से ज़्यादा हमको नुकसान। लेकिन सर ये जो फास्ट फूड की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल में ये जो कल्चर रहा है वो वेस्टर्न कल्चर था, खासकर अमेरिका की हम बात करते हैं, वहीं से मैकडोनल्ड जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स आए और वो इंडिया में आज के दम पे कितना बड़ा मार्केट होल्ड करते हैं वो तमाम लोग जानते हैं। लेकिन सर हम ये देखते हैं मूवीज़ के ज़रिए, ये जो वहाँ का कल्चर है, लोग खाना खाते हैं तो वो बर्गर ले लेते हैं, वो कोक उनका बिल्कुल कॉमन है, जैसा हम लोग पानी के ऊपर डिपेंड है, वो ज़्यादातर कोक लेते हुए दिखाई देते हैं, और वही चीज़ हम अपना रहे हैं। तो क्या ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जो नौजवानों में ओबेसिटी देखी जा रही है हिंदुस्तान में? जी हाँ, फास्ट फूड यकीनी तौर पे है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह होते हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी न्यूट्रिशनिस्ट को कोई एडवर्टाइजमेंट में आके बोल के भाई आप फल खाइए, फ्रूट सलाद खाइए, ये मैंने बना, कोई नहीं बताता आपको। आप देखेंगे कि कोई जूस अपने संतरा खाते हुए नहीं बताया जाता आपको। ये कमर्शलाइजेशन के तहत हम दौड़ में लगे हुए हैं, वो दौड़ का तो नुकसान होना है। ऐसे उस पर फिर आपने जैसा शुरू में कहा, अच्छी मालूमात, सही मालूमात, सेहत बख्श मालूमात की ज़रूरत बढ़ जाती है, मल्टीप्लाइड बाई कई। सर फास्ट फूड से ही जुड़ा है, लेकिन हमारे किचन से भी इसका पूरा मैं कहता हूँ कि रिश्ता है। हम जो ज़्यादातर चीज़ें खाते हैं, जैसे इसमें मोमोज़ जैसी चीज़ हो गई, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते हैं, नूडल्स हो गए, पास्ता हो गए, तमाम चीज़ें जो हैं वो मैदा से बनती हैं। मैदा वही है जो एक वक्त में आटा होता है, और आटे से जो बचा कुछ चीज़ें होती हैं उससे मैदा जो है वो तैयार हो जाती है। मैदा इतनी नुकसानदेह हमारे लिए या एक आदमी के लिए क्यों हो जाती है? देखिए, मैदा जो कहाँ से आता है, गेहूँ से आता है। गेहूँ का छिलका जो होता है, छिलके में आपके विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, जो काम की चीज़ें होती है छिलके में होती है। ठीक। उसके बाद का जो अंदर का जो वो होता है, उसमें तवानाई के लिए ये मैदा या स्टार्च स्टोर किया जाता है। ठीक। अब आपकी अक्लमंदी क्या है, मैदा खाने में है या अतराफ की चीज़ें खाने में? नहीं, वो तो नौजवानों को समझना होगा। अभी तो नौजवान है माशाल्लाह जी। तो आप बताइए मुझे। सर मैं तो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ। तो हाँ, लग रहा है माशाल्लाह, आपको ऐसे ही सलामत रखे ये इस पे जो है सो ये। लेकिन शादी हुई? नहीं सर, अभी तो। शादी होने के बाद अक्सर हालात चेंज होते हैं, वजन में इजाफा होता है ऑन ए लाइटर नोट। तो मतलब ये है कि उसमें एक्सट्रैक्शन रेट आने लग गया है। आप ऐसी चीज़ें खाइए जो होल व्हीट से बनी हुई हो। लेकिन सर वो तो कार्ब बढ़ा देगी। एक्सट्रैक्शन रेट 60% होता है मैदे में जी, 70% होता है, 100% नहीं होता। अगर 100% बनाए तो पूरे व्हीट से आएंगे। तो ये सिर्फ आपको बीच का चीज़ है। और फिर आपको मैं बता रहा हूँ, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का नुकसान। इतना होशियार है वो जी, आपका बिजनेसमैन, वो बीच का आपको मैदा दे दिया, मोमोज बनाने दे दिया, ये बनाने वो बनाने दे दिया, और वो अतराफ का जो खौल है उससे विटामिन वगैरह निकाल के ड्रग इंडस्ट्री को दे रहा है। आप फिर ये खा के मोटापे का शिकार होके, कमजोरी का शिकार होके डॉक्टर के पास जाएंगा। पहले ही आप जो है सब ज्यादा पैसे दे के खा के आ चुके। हाँ। डॉक्टर फिर फीस लेके वो विटामिन लिखेगा जो आप छोड़ दिया। तो बेवकूफ कौन बना? एक आम आदमी। क्यों बना? मालूमात की कमी। हाँ। बस
अब ये चीज़ें आम करनी है। अब आप जैसे लोग ऐसे प्रोग्राम कीजिए जी हाँ, और बताइए। बिल्कुल, मुंसिफ टीवी इस तरह के प्रोग्राम लगातार करता है। सर मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, चूँकि हम कमर्शियलाइज होती इस दुनिया को देख रहे हैं। जूस का हम जिक्र करते हैं कि जूस हम ले लेते हैं और ज़रूरी भी है, आपको ज़रूरी न्यूट्रिशंस के लिए जूस चाहिए, लेकिन उस पर भी मार्केट कैप्चर कर लिया गया है। इतने ब्रांड्स आ गए हैं जो फ्रूट्स के जूस होने का दावा करते हैं कि हम असली जूस हम दे रहे हैं, लेकिन देखा जाए अगर आप उनकी न्यूट्रिशंस को पढ़ेंगे तो उसमें सारा तो फैट है, सारा तो शुगर है, सारा तो ग्लूकोज है, तो वो कैसे हमारी सेहत के लिए अच्छा हो सकता है? हाँ, ये आप फैसला आपको करना है। चूंकि आप अभी बताया कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं ये चीज़ें लेबल पढ़ता हूँ। कितने लोग लेबल पढ़ते हैं? कोई नहीं पढ़ता, जो भी पेश किया गया वो ले लेते हैं। हम यहाँ वो दे दो, ये दे दो, जो टेस्ट, अरे भाई मेरे को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, दूसरा ब्रांड दो, ये अच्छा नहीं लगता मुझे, इसका ये दो। एक पूरा सिस्टम आपको एक नॉलेज, जिस तरीके से ये फास्ट फूड इंडस्ट्री एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए बम्बार्ड कर रही है, तो वैसी सही नॉलेज को बम्बार्ड करना है, ये काम हुकूमतों का है। लेकिन हुकूमतें भी उनको इलेक्शन जीतने के लिए तो वही इंडस्ट्रीज पर डिपेंड होती हैं। वो एक बड़ा बहस का मौजू हो सकता है। जी हाँ। आगे बढ़ाते हैं सर अपनी बात को, और अब मैं ये समझने की कोशिश करूँगा कि सर जूस वगैरह हम ले रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी जिसकी इनकम इतनी अच्छी नहीं है, जो एक कह सकते हैं कि मिडिल क्लास से भी नीचे की एक तबके में आता है, वो कैसे अपनी ज़रूरी ग़िज़ा को मुकम्मल कर सकता है? ये अहम सवाल आपने किया और इस पे बहुत बहस हुई है। यकीनी तौर पे कम आमदनी वाले उनकी ग़िज़ा हेल्दी नहीं होती। हेल्दी ग़िज़ा थोड़ी सी महंगी होती है जी। यानी न्यूट्रिशन सेटिस्फाइड बैलेंस्ड न्यूट्रिशन वाली ग़िज़ा। जो कम एक इनकम वाली ग़िज़ा है वो जो है सो एनर्जी, हाई एनर्जी वाली ग़िज़ा है। बैलेंस जो ग़िज़ा है, बैलेंस यानी मुतवाज़िन ग़िज़ा जिसे हम कहते हैं, बैलेंस डाइट, जिसमें तमाम ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स प्लस एनर्जी मुतवाज़िन हो जी, इन ए बैलेंस्ड फॉर्म, पूरे एक दूसरे से जुड़े हुए हों, वो जो है सो महंगी है निस्बतन एनर्जी वाली, हाई एनर्जी वाली ग़िज़ा आसानी से मिलती है और लोग पैसे बचाना चाहते हैं। बाज़ होता है 65% ऑफ योर इनकम, अगर सही तरीके से आप देखें, बाज़ सर्वेज वगैरह में पता चला है 65% ऑफ योर इनकम गोज़ फॉर ए बैलेंस डाइट। और बहुत सारे लोग उसके अहल नहीं होते जी। एक तो रहने के लिए किराया ज़्यादा देना पड़ता है, ये वो, तो ये चीज़ें आप खुद देख लीजिए मार्केट में जाके कि फ्रूट्स बड़े महंगे होते हैं जी। परसों तो टमाटे भी काफ़ी महंगे हो गए थे बेशक। तो वो चीज़ों का जैसे ये होता है, ये चीज़ें ऐसी है कि ये बुनियादी हुकूक़ में आता है अच्छी ग़िज़ा मुहैया करना, ये हुकूमतों का, ये अक़वाम मुत्तहिदा वगैरह ऐसे लेवल पे ये स्टेप्स की ज़रूरत होती है। अब आगे बढ़ते हैं, चूँकि हमारा एक बड़ा तबका है जो मिडिल क्लास से आता है। मिडिल क्लास आदमी जो कि ये तमाम ज़रूरियात की चीज़ें ले लेते हैं, कुछ नहीं तो खाने से पहले फ्रूट ले लिया या बाद में ले लिया या शाम में ले लिया, जूस वगैरह या मिल्क वो कम से कम लेते हैं सर। अब ऐसे लोग जो प्रॉपर डाइट अपनी ले रहे हैं, मतलब वो 2400 से 2500 कैलोरीज पर डे ले रहे हैं, अब उनको बर्न भी करना है, बर्न करने का टाइम नहीं है, दफ्तर में वो बैठ के काम करते हैं, ऑफिस जा रहे हैं तो वो गाड़ी से या बाइक से जा रहे हैं, तो ऐसे वक्त में वो अपने आप को फिट रखने के लिए, इन कैलोरीज को बर्न करने के लिए जो कुल मिला के कबाड़ हो गई है थोड़ी देर के बाद, उसके लिए क्या कुछ देखिए आपने जो कहा जी, तो हत्तल इम्कान ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब आप किसी ऑफिस की बिल्डिंग में जा रहे हैं या घर को जा रहे हैं तो लिफ्ट मत इस्तेमाल कीजिए, स्टेयर्स इस्तेमाल कीजिए। कोई अगर हाजत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो आप जो है सो उसमें ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, कहीं जा रहे हैं आप, अपनी सवारी को दूर पार्क कीजिए, पैदल चलने का मौका देखिए। और अगर आप करीब के डिस्टेंसेस पे जा रहे हैं, आप कोशिश करते हैं कि वक्त बचाऊं, इसलिए गाड़ी तेज़ी से जाते हैं, उसके बजाय आप गाड़ी को दूर पार्क कीजिए, पैदल जाइए। जैसा बड़े लोग हैं मस्जिद को जाते हैं, पैदल जाइए। मगर देखा यह गया है कि आजकल नौजवान करीब में मस्जिद रख के उसको भी जैसे स्कूटर 2 व्हीलर पे जाते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि अब ड्राइव इन मसाजिद बनाने पड़ेंगे लोगों को जाने। ये ऐसे मौक़े हैं, इसके लिए फिर मालूमात आपके काम आती हैं। वो मालूमात की कमी की वजह से आप अपनी बताने के लिए उस पे जा रहे हैं।
तो ये चीज़ जो है सो आप कीजिए। और फिर जैसे जब घर में जो है सो ये काम करते हैं, कुछ टेलीविज़न देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, चलते फिरते जो है सो देखा कीजिए। आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, एक ही जगह बैठ के या लेट के मत बात कीजिए, चलते हुए जो है सो बात कीजिए। तो ये चीज़ें जो है आपको एक, जब आप ये सोचेंगे इस तरीके से करना है तो रास्ते सुझाई देंगे। अगर आप बहाने बनाएंगे तो फिर वही होगा। तो ये इस तरीके से आप अपनी एनर्जी ये कर सकते हैं। और जो है सब आप जब देखिए कि जब आपका जॉब चेंज हुआ है, यानी जब ज़्यादा एनर्जी वाले से कम एनर्जी वाले पे गया, तो ज़रा खाना भी कम कर दीजिए। हाँ। उस हिसाब से यह तभी मुमकिन होगा जब आपको इन सब चीज़ों से आपको पता होगा कि किस खाने से कितनी एनर्जी मिलती है, आप खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं। पहले जो है सो जो बुखरात या हिपोक्रेटिस का कहना था कि ईट योर फूड एज मेडिसिन, जी, ग़िज़ा को दवा की तरह इस्तेमाल कीजिए। मतलब उसका ये नहीं था कि आप कैप्सूल की तरह ऐसा, वो उसका मतलब ये है कि सोच समझ के जिस तरीके से दवा का डोज होता है, जिस तरीके से दवा के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो जहन में रख के आप इस्तेमाल करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो दवा आपकी ग़िज़ा बन जाएगी, यानी 4-4, 6-6 गोलियां आपको खाने पड़ेंगे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। और फिर हमारे मज़हब में भी, मज़हब इस्लाम में भी कहा गया, खाओ पियो लेकिन इसराफ मत करो, जी, यानी फजूल मत खाओ, फजूल खर्ची यानी अपने खाने में भी मत करो। लेकिन सर, चूंकि उम्मत मुस्लिमा की बात हो रही है, मुस्लिम्स का तो ये कल्चर हो गया कि बिरयानी इज नेसेसरी। खासकर जुमे का रोज ऐसा होता है कि नमाज के बाद जो अगली भीड़ होती है वो बिरयानी की दुकानों पे होती है। इस पे कंट्रोल कैसे किया जाएगा? देखिए, मैं आपको हमारे मुल्क के मुसलमानों की बात मैं कहता हूँ, हम खासे बदनाम भी होते जा रहे हैं कि काफ़ी जो है सो हम खा रहे हैं। ये जो खाना है हमारा, मेरा ख्याल ये है कि कुछ हद तक हम कंफर्ट ईटिंग के जोन में आ गए। हमको जो मुश्किलात हैं, जो सर्वाइवल के मसाइल हैं, उनसे फरार में 2 घड़ी बैठ के कुछ खा लेने दो, इसकी वजह से भी कंफर्ट ईटिंग के जोन में आ गए हैं। और जो खुद हमारे, यानी ये लोगों को बदनाम करने का हथियार बन गया है कि मियाँ भाई खाते ज़्यादा हैं, और जो है सो उनको, बहरहाल अब वो एक फिर सियासत की तरफ हम चले जाएंगे, नॉलेज छोड़ के। तो उसमें ये हो गया कि कंफर्ट ईटिंग के जोन में हम आ गए हैं, जी। तो उससे हमको बचना चाहिए। उसके लिए हमको फिर वही इल्म की कमी, मालूमात की कमी। आप खाइए बिरयानी, रोज़ खाना चाहते हैं रोज़ भी खाइए बिरयानी, लेकिन बिरयानी पकाने के तरीक़े बदलिए। यानी उसमें जो गोश्त इस्तेमाल करते हैं, कम चिकनाई वाला गोश्त इस्तेमाल कीजिए, और उसमें जो चिकनाई इस्तेमाल होती है वो हेल्दी चिकनाई हो। ऑल फैट्स आर नॉट इक्वल, ऑल फैट्स आर नॉट, यानी बोलते हैं ना कि जैसे इक्वल, और जैसा हेल्दी फैट्स भी होते हैं, अनहेल्दी फैट्स भी होते हैं। तो आप हेल्दी फैट्स इस्तेमाल कीजिए। और फिर ऐसे मसाले, नए नए मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं बिरयानी में, जो कभी ये नहीं करे। सिर्फ और सिर्फ खाने पे तवज्जो देना यही है कि हम अपनी ज़िंदगी बच गई तो भाई 1-2 दिन खा के गुजर जाएंगे वाली बात हो गई। तो वो कंफर्ट ईटिंग के जोन में आए हैं, तो हमको इस पर भी बेइंतहा तवज्जो करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। लेकिन सर, ये जो बातें हम कर रहे हैं, जैसे बार बार आप जिक्र कर रहे हैं कि नॉलेज का होना ज़रूरी है, लोगों को पता होना चाहिए कि वो क्या कुछ खा रहे हैं। इतने ज़्यादा ना तो बेदारी प्रोग्राम्स हैं जिसके ज़रिए लोग इस चीज़ को समझ सके। आज के टाइम में न्यूज़पेपर पढ़ने का जो कल्चर था, वो बचपन में हम देखा करते थे, अखबारात में तमाम चीज़ें आती थी, न्यूज़पेपर वाला कल्चर भी तकरीबन ख़त्म ही हो गया है। तो फिर कैसे लोगों तक अपनी पहुँच? सबसे पहले तो ये है, किसी ने कहा था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, ये अफ्रीकन के जो है उसने कहा था कि किसी कौम को तबाह करना है तो उससे पहले उसकी ज़बान छीन लो, जी। और हमारे पास जो हुआ है, बहुत ही शातिर तरीके से आपके पास से, मेरे पास से उर्दू छीन ली गई, जी। उर्दू छीनने का मकसद, मेरा बोलने का मतलब यह है कि हम, बहुत सारे लोग मुझसे बहस करते हैं, नहीं हम उर्दू में नहीं, हम दूसरी ज़बानों में पढ़ लेंगे। भाई, जिस ज़बान में जो मादरी ज़बान आपकी है वो आपने छोड़ दी, उसे पढ़ना छोड़ दिया, तो आपको पढ़ने की आदत ही डेवलप नहीं हुई। अंग्रेज़ी, कई एक लोग बोलते हैं हमने अंग्रेज़ी को अपना लिया, तो अंग्रेज़ी को आप सिर्फ डिग्री हासिल करने का ज़रिया बनाया है। माफ़ करना, आपने इल्म हासिल करने का ज़रिया नहीं बनाया, डिग्री हासिल करने का ज़रिया बनाया है।
इल्म हासिल करने का जरिया आपकी अपनी मादरी जबान होती है। मुझसे भी अक्सर कहते हैं लोग कि आप डॉक्टरी उर्दू में पढ़ी है। नहीं भाई, अंग्रेजी में पढ़ी है, इल्म हासिल किया है, और फिर मैं अपनी जबान को भूला नहीं हूं, उसमें लिखता हूं, पढ़ता हूं। दूसरे बताइए कितने लोग हैं जो नावल पढ़ते हैं या अफसाने पढ़ते हैं या शायरी अंग्रेजी में पढ़ते हैं? वो सब हमने अपने बुजुर्गों को उर्दू में पढ़ते देखा, वो सब पढ़ने का छोड़ दिया, आपने छोड़ दिया, और यही नतीजा हो रहा है आपके सामने। आप भुगत रहे हैं। आपने बड़े फख्र से मुझसे नौजवान कहते हैं कि उर्दू नहीं आती, तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई बेटा, आपने ये कहा कि उर्दू नहीं आती, ये उर्दू ही में कहा, आपने अंग्रेजी या फ्रेंच में नहीं कहा। तो मेरा मतलब ये है अंकल, मुझे उर्दू पढ़ना लिखना नहीं आता। तो मैं कहता हूं कि आप अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, ये बोलिए। यानी अजरा है, मजाक कहता हूं। लेकिन टॉन्ट करने का मतलब ये है कि आप जबान पढ़ना सीखिए भाई, आपको आती है जबान, और उर्दू नहीं आती बोलना छोड़ दीजिए। जो कोई भी आज इस मुल्क में बोल रहा है मुझे उर्दू नहीं आती, वो झूठ बोल रहा है, और वो उर्दू में बोल रहा है। वो बोलता उर्दू में है, समझता उर्दू में है, अपने साथियों से, अपने घर में, अपने गली में, मोहल्ले में बात उर्दू में करता है। सिर्फ यह है कि उसको लिखना पढ़ना नहीं आता। जब लिखना पढ़ना नहीं आता तो हठधर्मी देखिए उसकी, चूंकि हमको मीडिया में बता दिया गया कि उर्दू में कुछ नहीं रखा है, ये उर्दू में क्या रखा है, और उर्दू में पढ़ना एक बैकवर्डनेस का जैसा एक वो तरीका ये हो गया है। लेकिन सर, हमारी जो बात शुरू हुई थी कि बेदारी प्रोग्राम कैसे चलाएं, कैसे हम बेदारी प्रोग्राम्स हर नौजवान तक बनाएं। बेदारी प्रोग्राम्स आप जैसे हेल्थ कैंप्स लगा के कर सकते हैं। आपके जैसे टेलीविजन एवरी जैसा आप हर हफ्ता एक प्रोग्राम रख सकते हैं। आप डॉक्टर से बुला के बहस रख सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं बेदारी प्रोग्राम के। करना चाहे तो क्या कुछ नहीं, रास्ते निकल आते हैं। ठीक भाई, जब आप मूसा अलैहिस्सलाम जब आप निकले थे, आगे दरिया था, रास्ता किसने निकाला? पीछे जाने वालों दरिया में कूद गए। ठीक, भरोसे पे मालिक के निकल गया रास्ता। आप बढ़िए आगे। अगर आप यही सोच के बैठेंगे उर्दू में क्या लिख रखा है, उर्दू में मैं क्यों करूं, ठीक है सर, अपने मौजू को आगे बढ़ाते हैं। ये भी एक मौजू है। हाँ, ये एक अलग मौजू हो सकता है, क्योंकि हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। बात आगे बढ़ाते हैं। जब आप डाइटिंग पे होते हैं, यानी कैलोरीज डिफिशिएंट पे होते हैं, आप अपने वजन को कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब आप ये सोचते हैं कि मैंने थोड़ा खाना खा लिया, थोड़े कार्ब्स ले लिया, थोड़ा फैट ले लिया, थोड़ा मैंने प्रोटीन ले लिया। अब जो है खासकर शाम के टाइम एक वक्त होता है जब आप ऑफिस में होते हैं, स्नैक्स की ज़रूरत आपको पड़ती है। तो उसके लिए अगर आप सुपरमार्केट जाएंगे, वहाँ पे तमाम तरह के आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास डाइट चना है, तमाम चीज़ें, लेकिन वो सर प्रोसेस्ड है, उनको तैयार किया गया है, वो एक्चुअल में वैसी नहीं है। वो कितनी फ़ायदेमंद है एक आदमी के लिए जो अपने वजन को कम करने की कोशिश कर? कोई फ़ायदेमंद नहीं है मेरे नज़दीक। इस वास्ते में बताता हूँ आपको। आपका जिस्म जमाखोरी पे हो गया है, आपने उसको खूब खिलाया जी, लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया। ठीक है जी, आपने ज़्यादा दे के थपक थपक के खिलाया उसको, खाता गया वो। आप कम करने पे गए, तो कम करने पे गए तो जिस्म तो जमा करने का आदी है, उसी को जमा करेगा। आपका जो इंटरनल जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बना के भेजा है वो आपसे ज़्यादा होशियार है। तो पहले अपने जिस्म को ट्रेन करना पड़ेगा खर्च करने के लिए। वो जमाखोरी के उसमें चक्कर में पड़ गया है। फिर उसके बाद आप ये वो चीज़ें लेंगे करेंगे तब ये होगा। तो इस वास्ते वज़न में कमी बहुत मुश्किल होती है इब्तदाई वक्त में जी। और होता यह है शुरू में तो बड़ी तेज़ी से पानी वगैरह की कमी में ग्राफ नीचे गिर जाता है जी। उसके बाद बॉडी रिएक्ट करती है उसको, यानी जो भी मिला उसको महफूज करते जाती है जी। उसके बाद फिर से वज़न बढ़ने लगता है जी। ऐसे वक्त पे आप कुछ नहीं हो सकता भाई का तमाम कर लिया बल्कि कोशिशें छोड़ देते हैं। तो ये वक्त बहुत अहम होता है वज़न की कमी की वजह से। तो अक्सर वज़न कम करने वाले यो डाइटिंग में आते हैं। हाँ। बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, और फिर ऐसे प्रोसेस ये खाओ वज़न कम हो गया, ये नुस्खा इस्तेमाल करो। कई माहिरीन आ गए, आपका जिस्म किसी माहिर को नहीं सुनता, उसकी अपनी फिजियोलॉजी जी। आपको उसकी फिजियोलॉजी समझनी है और आपकी फिजियोलॉजी थोड़ी सी मुख्तलिफ है दूसरे दोस्त की फिजियोलॉजी।
तो ये चीज़ों का इदराक ज़रूरी है। और ये कहा जाता है कि मोटापा सबसे ज़्यादा बीमारियों की जड़ है, वही बुनियाद है एक्चुअल में। सर, इसके लिए अगर हम अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, और फिट होना बहुत ज़रूरी भी है आज के वक्त में, जैसे ही हाइब्रिड चीज़ों के ऊपर हम डिपेंड हो गए हैं, जो कार वाला कल्चर आ गया है, फ़ोन वाला कल्चर आ गया है, उसमें हम अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल नहीं रख रहे, तो क्या हम आम दिनों में फास्टिंग करके अपने आप को फिट रख सकते हैं? वो कितनी ज़रूरी हो सकती है, कितने घंटों की हो सकती है? फास्टिंग बहुत अहम जो है सो ये है, और फास्टिंग मोटापे को कम करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक नया तरीक़ा निकाला गया है साइंस में जी। कम वक्त के लिए। अब हम आपको सुन के खुशी होगी कि इस्लाम में जो रोज़े रखने का वो है, वो खुद भी इंटरमिटेंट फास्टिंग की बीच में बताऊंगा कि बीच में पिछले साल एक पूरी रिसर्च थ्योरी भी आई थी जो अखबारों में जी, मेरी एक किताब भी है इस पे, रमज़ान एंड आवर हेल्थ, अंग्रेज़ी में है, और रमज़ान और हमारी सेहत उर्दू में है, और मेरे कई लेक्चर्स भी हैं। तो उसमें यही चीज़ है कि उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग, और आपने देखा होगा माजी में जुमेरात को, पीर को अच्छे लोग जो होते थे फाखा यानी रोज़ा रखते थे। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छी है, सहर से तो उस वक्त तक, सुबह सहर से तुलू सूरज से गुरूब सूरज तक फास्टिंग इस तरीके से भी आप अपना सकते हैं। लेकिन सबसे अहम ये है कि आपको अच्छी आदतें सीखनी है, और अच्छी आदतें बचपन ही से सीखनी चाहिए। ठीक। और उसके लिए पेरेंटिंग और शुरू से माशरे में तब्दीली लाने की बेइंतहा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि हमें इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में अगर अपने आप को सेहतमंद रखना है, अगर बीमारियों का घर अपने जिस्म को नहीं बनाना, तो उसके लिए आपको स्टे फिट रहना ही होगा। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है न्यूट्रिशंस की। आप कितना खा रहे हैं, कितना पचा रहे हैं, कितनी कैलोरीज लेकर कितना बर्न कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का हिसाब किताब आपको रखना होगा। क्या कुछ खा रहे हैं, कितना फैट है उसमें, कितना कार्ब्स है उसमें, कितना प्रोटीन है, ये तमाम चीज़ों को अगर ख्याल में रखते हुए अब आप खाएंगे तो उसके बाद ही आप अपने आप को फिट रखने में ज़रूरी है। और जैसा कि लोग कहते हैं कि कम से कम दिन में 40 मिनट का वॉक एक आम आदमी को करना चाहिए, और अगर नहीं कर पा रहे तो थोड़ी देर आप वर्कआउट करें, अपने जिस्म को वो ताकत, वो मेहनत उससे कराइए जो आप बाकी दिनों में नहीं कर पाते। उसके बाद ही आप अपने आप को एक बेहतर इंसान, एक गुड लुकिंग इंसान बना सकते हैं। तो ये थे डॉक्टर आबिद मोइज साहब, जो हमारे लिए आए, वक्त निकालकर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की कि किस तरह से हम अपने आप को फिट रखने के लिए हमें अपनी सेहत पर ध्यान देना ही होगा। दीजिए मुझे इजाज़त। हेल्थ और हम में फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आदाब।